का एक स्टोरी सेशन है। स्टोरी सेशन का मतलब कि आपके टेक्स्ट में से हम लोग एक प्रोज, एक स्टोरी को हमने चुना है और आपसे हम उसी के बारे में बात करेंगे। मिडनाइट स्टोरी का तो सारा कुछ मैंने आपको डाउट सेशन में भी बता दिया। जो भी बचा हुआ था, आप यदि एक्स्ट्रा करते हैं, इट इज़ फॉर योर ओन बेनिफिट। आप उसके लिए खुद बहुत प्रयासरत रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैंने यह भी कहा है कि वर्ड्स का जिसका भी मैं जवाब दे रही हूँ क्लास में और जिसको भी मैं वर्ड मीनिंग के साथ उसके साइनों के भी बारे में बात कर रही हूँ, वहाँ पर आप उन वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं या नहीं, आई होप सो कि आप उसे यूज़ कर रहे हैं और ना ही यूज़ कर रहे हैं बल्कि उसके बारे में अन्य एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं। जैसे कि एक साइनो उसका होगा, फिर दूसरा साइनो, फिर तीसरा, ऐसा करके आप इस क्रम में अपना काम जारी रखिएगा। आज की जो कहानी है ये आपके सप्लीमेंट रीडर से है, फुटप्रिंट विदाउट फीट, है ना। इसमें बड़ी अच्छी कहानियाँ हैं। आज की भी कहानी कुछ इस लिहाज से है कि बस एक अलग दुनिया है, चोरों की भी अलग दुनिया है। आपका यस, मैं जिस कहानी की बात कर रही हूँ, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये जो कहानी है, एक पहली बात कि इस कहानी में एक चीज़ है कि चोरों के भी कुछ उसूल होते हैं, ठीक है। चोरों के भी कुछ उसूल होते हैं, इस कहानी से भी पता चलता है। और चोरों के उसूल में भी यदि कोई धोखा करे तो फिर उसके लिए माफ़ी नहीं है, ठीक है। विक्टर कैनिंग की स्टोरी है ये। और विक्टर ने इस पूरे सीन को, यद्यपि इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़े, लेकिन तब भी एक चोर के मनोभाव से, वो भी स्कॉलर चोर है, चोर भी पढ़ा लिखा और पुस्तक प्रेमी चोर है, तो अब यहाँ पर उसका विश्वास तो और जल्दी टूटेगा क्योंकि वो भावनात्मक रूप से काफ़ी कमज़ोर इंसान होता है, जो पुस्तकों के प्रति काफ़ी दिलचस्पी रखता है। अब जिसको कुछ लेना देना है ही नहीं, वो सामानों से फिर ज़्यादा सामान दिमाग से उतर जाए, लेकिन जिनको कहानियों से, जिनको टेक्स्ट से, जिनको रिसर्च फैक्ट, जो भी चीज़ लिखा हुआ जिनके पढ़ने की आदत में होता है, वे लोग भावनात्मक रूप से काफ़ी फीबल होते हैं, यानी कमज़ोर होते हैं, वो बह जाते हैं, वो भावनाओं के आवेश में बह जाते हैं। एंड फॉर दिस रीज़न द स्टोरी हैज़ बीन नेम्ड ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, भरोसे का सवाल। चलिए, एक तो पहले ही आपकी कहानी में है, इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट ए थीफ टू कैच ए थीफ। कहा जाता है कि एक चोर ही चोर के अंदाज से वाकिफ होता है, वही उसको पकड़ सकता है। चोर ही चोर के सारे तरीके और उसके सारे रहस्यमयी चीज़ों को चोर ही जानता है। बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ ए ऑनर अमॉन्ग थीव्स। साथ में ये भी कहा जाता है कि चोरों की आपस में बहुत रिस्पेक्ट वाली पोजीशन होती है। यदि कोई बड़ा चोर है तो छोटा चोर उसकी इज्जत करता है। ऐसा ही है कि बड़ा चोर हो तो छोटा चोर उसकी इज्जत करता है, उससे वो सीखने को आतुर रहता है। तो यहाँ पर जो सीखने को आतुर व्यक्ति है, वो कभी भी अपने गुरु का भी अपमान नहीं सोच सकता है, सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो उसके तरीके से और भी आगे तक बढ़ने का उसका आइडिया रहता है। तो चोरों के पेशे में भी सम्मान होता है और चोरों के पेशे में बराबरी का भाव भी होता है। आप अमूमन पढ़ते होंगे कि चोरी में बराबर का हिस्सा न मिलने से घटना एक्स। समझ गए? एक्स वाला मतलब कि किसी ने किसी की हत्या कर दी, किसी ने किसी को यह सजा दी इत्यादि। ये चोरों के मामले में होता है। ऐसे इनफैक्ट चोरों का जो सरदार होता है और भी एकदम समझिए कि सेल्फ डिक्लेयर्ड गॉड होता है उनके बीच का, है ना, सेल्फ प्रोक्लेम्ड
लीडर होता है, अपने आप को उसने साबित किया होता है, इसीलिए वो जो है उसको सरदार के नाम से जाना जाता है। चलिए, हम लोग तो बात कर रहे हैं एक तरह से चोरों को दुनिया में हम लोग समझिए कि जाने ही लग गए, लेकिन यहाँ पर ये जो कहानी है वो भी इसी तरीके की कहानी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर विक्टर कैनिंग की इस कहानी में इस भाव के साथ प्रवेश करें, क्योंकि ये बैकग्राउंड है, सो दैट कि वे में गो डीप इनटू द स्टोरी। रीजन आपके पास भी है और रीजन मेरे पास भी है कि वी मस्ट नो ऑल द आंसर्स दैट कम इन बिटवीन द लाइन्स, वी मस्ट हैव द आइडिया। मैंने पहले भी कहा था कि जब जब कोई कहानी पढ़ेंगे तब तब, नोटबुक तो खैर मैंने बना ही लेने के लिए मैंने कहा है, लेकिन जब जब कोई कहानी पढ़ेंगे तब तब हम ऐसा समझेंगे कि इससे यदि हमें आने वाले कई सालों के बाद भी कुछ पूछा जाए तो हम इसका जवाब दे पाएँ। अब आप पूछ सकते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है मैम? नहीं, इसकी ज़रूरत क्या है कि हम आने वाले सालों के लिए आज से पढ़ें, क्योंकि कहानियाँ डीप रूटेड होती हैं। शीर्षक से ही हमें कई बार स्माइल आ जाता है, शीर्षक से ही कई बार हमें पता चल जाता है कि ये इस टाइप की कहानी है। और जैसा मैंने कहा कि कहानियाँ जानने वाले, पढ़ने वाले लोग इमोशनली एक और तो बहुत भावुक होते हैं, प्लस वो ज़िंदगी के कई सारे फैसले में बेहद उम्दा होते हैं, ठीक है? इसीलिए कहानियाँ जो हैं वो आपको कहीं न कहीं आपके लाइफ के एक लेसन का भी बैकग्राउंड तैयार करती हैं। यहाँ पर जैसे ये कहानी है, आप समझिए कि यह जो चोर है यह मासूम है या यह किस ब्रांड का चोर है, यहाँ जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आइए, एवरीवन, यहाँ से आपके सामने एक किताब है तो आप किताब पर भी नज़र रखिएगा, क्योंकि यदि वर्ड ऐसा डिफ़िकल्ट आया तो आपको वहाँ से वर्ड सेलेक्ट करके उसके मीनिंग को भी लिखना है। यदि पॉसिबल हुआ तो आई विल टेल यू द सिनोनिम्स आल्सो दैट विल हेल्प यू इन मेकिंग योर ओन सेंटेंसेस एंड फॉर्मिंग योर ओन आंसर। Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. हर किसी को लगता था कि होरेस डैनबी है ना, होरेस डैनबी जो है वो एक बहुत अच्छा ईमानदार नागरिक था। लेकिन इसके पहले की कहानी में एक, इस कहानी हमने शुरू की, इसके पहले एक और लाइन है आपकी किताब में है, देखिए लिखा है, व्हाट डज होरेस डैनबी लाइक टू कलेक्ट। होरेस डैनबी को किस चीज के कलेक्शन का शौक था। दूसरी बात है, व्हाट डज ही स्टील एवरी ईयर। वो चोरी क्यों करता था, ठीक है, हर साल चोरी करता था, क्यों करता था। अब यहाँ नीचे का जो लाइन है उससे कहीं इसका मैच हो रहा है कि होरेस वाज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन, ये दोनों लाइन तो कंट्राडिक्टरी हो गई, लेकिन कहते हैं ना कि पब्लिक ओपिनियन और हकीकत में जो डिफरेंस है वो हमें बहुत मालूम अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि हम उसी पर अपने आइडियाज़ को गढ़ते हैं, उन आइडियाज़ से हमारा कॉन्सेप्ट बनता है और उन्हीं कॉन्सेप्ट पर हम ईदर अपने निर्णय को या तो गलत बहुत अच्छा व्यक्ति था। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमैरिड। अब इसका जो पर्सनल डिस्क्रिप्शन है कि इसकी उम्र जो है वो 50 के करीब होगी और ये बैचलर था यानी अनमैरिड था। एंड ही लिव्ड विथ ए हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। वो अकेले नहीं रहता था, उसके साथ एक हाउस कीपर भी रहता था, ठीक है, यानी उसके घर का देखभाल करने वाला भी एक असिस्टेंट उसके साथ रहता था। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, वो उसके हेल्थ को लेकर बहुत चिंता करता था कि उसका हेल्थ सही रहे, ठीक ठाक। ही वॉज यूजुअली वेरी वेल he was usually very well happy except for the attacks of hay fever in summer. था वो हैप्पी रहता था और टेंशन फ्री भी रहता था। वो हैप्पी रहता था और टेंशन फ्री भी रहता था। वो हैप्पी रहता था और टेंशन फ्री भी रहता था और फिजिकली भी वो फिट रहता था। सिर्फ उसको दिक्कत कब होती थी, एक्सेप्ट फॉर द अटैक्स ऑफ हे फीवर इन
कहेंगे कि जब 2 सीज़न का मिलना होता है, कहेंगे कि जब 2 सीज़न का मिलना होता है, जैसे मान लीजिए बरसात और गर्मी, गर्मी और जाड़ा, ऐसे में कई लोग सेंसिटिव होते हैं और ग्रेन से एलर्जिक होते हैं। लोग नहीं प्रभावित होता है वही थ्रू आउट फिट एंड नहीं प्रभावित होता है वही थ्रू आउट फिट एंड नहीं प्रभावित होता है वही थ्रू आउट फिट एंड in such a trouble off and on whenever it was जब उसके ऊपर गर्मी जब उसके ऊपर गर्मी जिस समय वक्त आता था तो हे मौसम के बदलाव के बाद जो मौसम के बदलाव के बाद जो फूल आते हैं या प्रकृति अपने नई नई चीजों देती है जन्म, तो कई लोगों को उससे भी देती है जन्म, तो कई लोगों को उससे भी एलर्जी होता है। कई लोगों को नए आने वाले पत्तों से भी एलर्जी होता है, कई लोगों को फूलों से होता है। अब एलर्जी का काइंड वो इसके ऊपर मैंने पहले भी कहा, तो ये उसको हे फीवर से होता था, ठीक है। अब हे का मतलब ऐसे कहेंगे तो भूसा, ठीक है, जो महीन महीन जो भूसा होता है, लेकिन वहाँ पर ये फूलों से निकलने वाला एक प्रकार का जो स्मेल था या पॉलन ग्रेन कह सकते हैव टू हेल्प्स ही मेड लव अब हैव टू हेल्प्स ही मेड लव अब ताले बनाने का काम करता था एंड 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 सक्सेसफुल और उसमें भी वो ठीक ठाक था उसमें वो सक्सेसफुल था एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स उसके पास 2 हेल्पर्स भी होते थे यानी इतना वो काम करता था यस होरेस डैनबी वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल हाँ ये बात सही है कि आदर करते थे तरह ईमानदार भी नहीं था यहीं से तरह ईमानदार भी नहीं था यहीं से कहानी में इस होरेस डेनबी के कैरेक्टर में कंट्राडिक्टरी हैं में कंट्राडिक्टरी हैं 15 ईयर्स अगो अब इसके बैकग्राउंड में आते हैं इस तरह ईमानदार नहीं था तो अब ये बात जिस तरह ईमानदार नहीं था तो अब ये बात जिस से मैं सॉरी से मैं सॉरी से मैं सॉरी first and the only sentence in first and the only sentence in में उसे नियुक्त किया गया था वहीं पर वो काम में उसे नियुक्त किया गया था वहीं पर वो काम में उसे नियुक्त किया गया था वहीं पर वो काम में उसे नियुक्त किया गया था वहीं पर वो काम असल में कैदियों को काम दिया जाता है दे कैन नॉट सिट आइडल एंड हैव देयर फूड ऑल द टाइम जब वो
कुछ काम करते हैं तो बतौर उसके को खाना भी मिलता है। कई जगह ये व्यवस्था होती है ताकि कैदी भी कुछ-कुछ काम करते रहें। तो होरेस को उसके क्वालिटी के हिसाब से ही काम मिला था। वह एक प्रिज़न लाइब्रेरी में उसको सज़ा मिली थी। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। उसको वहाँ पर थी। सो ही रॉब्ड ए सेफ थी। सो ही रॉब्ड ए सेफ थी। सो ही रॉब्ड ए सेफ को उसमें वो रख सके। को उसमें वो रख सके। को उसमें वो रख सके। Each year he planned carefully just what he would do. हर साल वो प्लान करता था कि वो करेगा क्या। कि उसका 12 महीने का कोटा जो है वो पूरा हुआ रहेगा। And secretly bought the books he loved through an agent. अब ये 12 महीने के लिए जो उसकी चीजें चाहिए थी वो थी एक्सपेंसिव किताबें, रेयर किताबें। तो इतनी चोरी जरूर कर ले कि जब उसको इतना महीना बिताना हो तो वो एक्सपेंसिव किताबें, रेयर किताबें खरीद सके। ठीक है। और अबाउट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। और वो भी खुद से नहीं खरीदता था, वो एजेंट के थ्रू ये सारी किताबें मंगवाता था। तो बड़ा फनी और बड़ा स्कॉलर चोर हमें इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट के रूप में मिला है, दैट इज होरेस डेनबे। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन। अब हम लोग आते हैं कि ये उस समय की बात है जब वो उसने प्रिजन में सर्व किया था। एक सेंटेंस प्रिजन सर्व करना पड़ा था उसे। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन। अब ये जुलाई की धूप की बात है, जिस दिन की ये बात है। ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल दी अदर्स। उसे लगा कि इस बार भी वो इतनी ही सफलतापूर्वक चोरी कर लेगा जैसी सफलतापूर्वक चोरियां वो पहले किया करता था। For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange. 2 सप्ताह से चोरी करने के लिए टारगेट किसी न किसी को किया होगा, रेकी जिसको कहते हैं। तो वो 2 सप्ताह से रेकी कर रहा था, 2 सप्ताह से बहुत क्लोज निगाह रखे हुए था एट शोटोवर ग्रैंज। ठीक है, वो एक शोटोवर ग्रैंज के घर की ओर उसकी निगाह थी। और वहीं पर चूंकि वो लोग नेचुरली वो बहुत वेल टू डू फैमिली वाले रहे होंगे, तो उसकी निगाह इस पर थी क्योंकि 12 महीने की चोरी एक बार में ही करके उसका अपना काम खत्म करना है। लुकिंग एट इट्स रूम। 2 सप्ताह उसने रेकी किया कि इसके कमरे का भी अध्ययन किया। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, कहाँ इसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग है उसका भी उसने स्टडी किया। इट्स पथ एंड इट्स गार्डन, इसके रास्तों का भी अध्ययन किया। और यहाँ तक कि गार्डन तक भी पहुँचने का रास्ता उसने अपने अध्ययन में शामिल किया। बहुत अच्छा, बहुत शातिर चोर। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स who remained in the Grange while the family was in London. अब इस बीच में जिस समय ये 2 सप्ताह का वक्त था, इस बीच में एक दोपहर को उसने 2 नौकरों को, वो 2 नौकर थे जो कि ग्रेंज के साथ काम करते थे, और वही थे क्योंकि फैमिली जो थी वो तो लंदन गई हुई थी। हैड गॉन टू द मूवीज। ये लोग आखिर गए कहाँ थे? ये लोग गए थे फिल्म देखने। होरेस सॉ देम गो। होरेस ने उन्हें जाते हुए देखा था। ठीक है, होरेस सॉ देम गो। यहाँ पर इस लाइन पर मैं रुकती हूँ क्योंकि होरेस सॉ देम गो आपको इस तरह का प्रयोग करना चाहिए। ये एक प्रकार का एडवर्ब है। ठीक है, होरेस ने देखा, होरेस सॉ। ठीक है, एंड देम उसका ऑब्जेक्ट है और वे क्या कर रहे थे? गो, वे जा रहे थे। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारा जो पैटर्न होगा वो हो जाएगा। यदि वे जा रहे थे, यह होरेस ने देखा, तो हमारा लाइन हो जाएगा होरेस सॉ देम गोइंग। ठीक है, होरेस ने उन्हें जाते हुए देखा था।
ठीक है, देखा। और एक हो गया कि होरेस ने उन्हें जाते देखा, तो यहाँ पर वर्ब जो है वो सॉ हो गया होरेस के लिए, और उनका जो है वो वर्ब वन में ही आएगा, चूंकि वो उस ऑब्जेक्ट का वर्ब है। यहाँ पर बीच में मैंने रोक के यूँ कहा, इसलिए कहा क्योंकि आप इसको जब बनाएंगे इस आंसर में, तो ऐसा ना समझे कि ये इस तरह के लाइन्स आपको नहीं लिखने हैं या एक डिफिकल्ट लाइन है। नो, इट इज़ नॉट। सो होरेस सॉ देम गो, होरेस ने उन्हें जाते हुए देख लिया था, बट ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। लेकिन उसको बड़ी खुशी हुई, वो बहुत रिलीफ महसूस कर रहा था, जबकि उसके नाक में जो हे फीवर था, इसकी वजह से थोड़ी इचिंग हो रही थी, इसको अपनी नाक बार बार खुजलाने की जरूरत पड़ रही थी। ही केम आउट फ्रॉम द बिहाइंड वॉल, अब ये तो चूंकि चोर था इसीलिए चलिए तो एक्शन ये सब होगा ही जो आपको पता चलना चाहिए। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो बगीचे की जो दीवार थी उसके पीछे से वो आया। His tools carefully packed in a bag on his back, उसकी पीठ पर उसके जो औजार थे जिससे वो चोरी करने का काम करता होगा, तो औजार रखेगा ना, आखिर ताला चाबी कैसे खोलेगा, ताला चाबी तो खैर बनाता ही था, लेकिन फिर भी और औजार जो चोरी के लिए चाहिए वो तो उसको इस तरह से ही लेना था कि उसमें वो दिक्कत ना हो। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe। अब ये पहुंच चुका, ठीक है, ग्रेंज की तिजोरी के पास ये पहुंच चुका। और जब इसने खोला, चूंकि तो खोलने में माहिर था, ताला भी बनाता ही था, तो चोर तो था पहले से, तो इसीलिए इसने खोला और उसने पाया कि लगभग 15,000 पाउंड का ज्वेलरी वहां रखा हुआ है। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, उसने ये कैलकुलेट किया कि यदि एक एक करके बेचेगा, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000, वो उससे 5,000 रुपया वो निकाल लेगा। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, है ना, वो अब अगले साल के लिए भी 5,000 रुपया वो अपने इस तरह के लिविंग के लिए निकालेगा। खर्च उसका तो जान ही रहे हैं क्या है, और ये दूसरे साल में भी ये काम कर जाएगा। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये किस लिए था, क्योंकि आने वाले ऑटम में, पतझड़ में 3 बहुत बेस्ट सेलर किताबें आने वाली थी, बहुत जिनकी डिमांड होगी, बेस्ट सेलर किताबें आने वाली थी। तो आप जानते ही हैं कि जो फर्स्ट कॉपी होती है वो एक्सपेंसिव होती है ना, फर्स्ट कॉपी किसी भी किताब की होगी तो वो एक्सपेंसिव होती है, इसीलिए कई बार लोग जो पढ़ने के शौकीन होते हैं वो पेपर बैक एडिशन लेते हैं। पेपर बैक एडिशन किताबों की रकम में बहुत अंतर आता है, थोड़ा पेज जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन स्टोरी पढ़ने वाले और किताबों के शौकीन को किसी भी ढंग से किताबें मिलनी चाहिए। तो जो सेल में आती है वो फर्स्ट हैंड किताबें आती हैं, उसके बाद उनका पेपर बैक या किसी तरह का वो कॉपी छपता होगा। तो अब उसको ये मालूम था कि ऑटम में 3 किताबें आने वाली हैं। Now he would get the money he wanted to buy them। अब उसको क्या जरूरत, अब तो उसको चिंता ही उसकी दूर हो गई कि अब तो उसको पैसा मिल रहा है, ये सब किताबें वो खरीद लेगा। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside। उसने यह भी देख लिया था कि जो हाउसकीपर है जो घर का, उसने चाबी को किचन के बाहर एक हुक में लटका दिया था। He put a pair of gloves, अब तो ये चोर है इसीलिए इसने पेयर ऑफ ग्लव्स भी पहन रखा। अब पहले की तो बात नहीं है, अभी का बात रहेगा तो कोरोना से हम लोग जोड़ सकते हैं कि ग्लव्स पहना है तो कोरोना से बचने के लिए भी उसने पहना है। चलिए, उसने अपना ग्लव्स पहना। ग्लव्स क्यों पहनते हैं चोर सब, ताकि उसके उंगलियों के निशान न पड़े। अब आपको क्या समझाना, आप 10th में हैं, ऐसी कई कहानियाँ, ऐसी कई संस्मरण जो आपके नॉलेज में आई होंगी, तो आपने जाना होगा कि चोरों ने कोई निशान न छोड़ा। तो कैसे नहीं निशान छोड़ेगा, क्योंकि उसने ग्लव्स पहन रखा था। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है जो चोरी करने के लिए सही माना जाए कि ग्लव्स पहन के भी चोरी कर ही लिया जाए। चलिए हम लोग इसके परिणाम और इसकी कहानी में आए। ए पेयर ऑफ ग्लव्स ने एक दस्ताना पहन लिया।
took the key, चाबी वहां से उठाई, and opened the door, उसने दरवाजा खोल लिया। He was always careful not to leave any fingerprint, वो हमेशा इतना सजग रहता था कि उसका कोई फिंगरप्रिंट न छूटे। A small dog was lying in the kitchen, एक छोटा सा कुत्ता किचन में ही था, वो लेटा हुआ था वहां पर। It stared, stared मतलब होता है हिलना डुलना, लिख लीजिए STIR। STIR जो कढ़ाई में या डेगची में कुछ चीज चलाते हैं, वी ऑल्सो कॉल दैट स्टीयर, है ना, वो भी हम लोग कहते हैं स्टीयर, यानी चलाना, कलछुल या छुलनी से चलाना है, वो भी होता है स्टीयर, ठीक है। और अब आइए, यहाँ पर स्टीयर है वो भी डॉग के माध्यम से, तो इसने अपनी पूंछ को बस ऐसे ऐसे हिलाया। वैग नहीं कहा गया है क्योंकि वैग सिर्फ मालिक के लिए करता है, ये तो एक अजनबी था, इसने अपनी पूंछ हिलाई। was lying, it steered, made a noise, इसने आवाज भी निकाली, and moved it till in friendly way, क्योंकि ये तो बगल में ही रहता था इसीलिए फ्रेंडली वे में नेचुरली वो उसके घर को इतना जब नज़दीक से देखता था, सब कुछ एक्टिविटी वो वॉच करता था, तो ये कहीं ना कहीं पड़ोसी था, मिलता ही होगा। तो इसने, कुत्ते ने इसको देखकर अपनी पूंछ हिलाई। All right, Sherry, Horace said as he passed. अब उसने, होरेस ने इस कुत्ते को कहा, All right, ठीक है शेरी। All you had to do to keep dogs quiet was call them by their right name and show them love. इसका मानना था कि यदि आपको कुत्तों से भय लगता है तो आपको कुत्तों का नाम लेके उन्हें बुलाना चाहिए और उनके प्रति, कई बार उल्टा भी पड़ जाता है। अभी होरेस के कई बार उल्टा भी पड़ जाता है, अभी होरेस के साथ नहीं हुआ, अदरवाइज यदि कोई ट्रेंड डॉग रहे तो वहाँ पर सीन दूसरा हो जाए। लेकिन ये तो कहानी है, कहानी में थोड़ी सी चोर के क्वालिटी को देखते हुए चीज़ों को भी उसके सपोर्ट में होना चाहिए, इसीलिए उसको फिजिकली उसने कोई पाउंड सपाउंड नहीं किया। और उसका ये मानना था कि यदि आपको कुत्ते को अपने काबू में करना है तो नाम से बुलाइए और थोड़ा उसके प्रति प्रेम दिखाइए। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, ये जो सेफ था पहले तो इसकी जानकारी में था कि इतना सब इसके पास जवाहरात होंगे। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, सेफ जो था, तिजोरी जो थी वो ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड ए रादर पुअर पेंटिंग, ये एक बहुत अजीबोगरीब पेंटिंग जिसका कि कोई खास क्वालिटी नहीं कहा जा सकता है, उसी पेंटिंग के पीछे ये तिजोरी थी। पहले दीवालों में तिजोरियां हुआ करती थी, है ना, उसके ऊपर से कुछ और रहता था चित्र, और चित्र को हटाने के बाद तिजोरी सामने, है ना। ऐसा आपने कई बार हिंदी फिल्मों की कहानियों में, मैंने तो जितनी देखी उसमें इस तरह का पहले होता था कि ओपन कुछ नहीं होता था, यानी दीवार में तिजोरी बनाई गई है ऑफ कोर्स, और उसके ऊपर से एक वॉल हैंगिंग कुछ भी ऐसा लगाया गया। और जो शातिर है या घर का जो स्वामी है, यही दोनों जो है वो जानते थे कि इसके पीछे तिजोरी है, और इस तिजोरी में जो रखने के बाद फिर वापस कमरे को वैसे ही कर दिया जाता था, एज इफ कि वहाँ पर कोई पेंटिंग टंगी हुई हो, इसके पीछे कुछ हो ही नहीं। तो चलिए, एक बड़ी अजीबोगरीब, मैंने बहुत मामूली सी पेंटिंग थी जिसके पीछे तिजोरी थी। होरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक्स, उसमें इतनी तस्वीरें थी कमरे में कि होरेस तो पहले कंफ्यूज हो गया कि वो क्या करे, किताबें इकट्ठी करे या फिर वो पेंटिंग्स इकट्ठी करे। इतनी तस्वीरें थी तो उसको लगा कि तस्वीर को भी इकट्ठी करने का वो काम कर सकता है। बट दे टुक अप टू मच रूम इन ए स्मॉल हाउस, बुक्स वेयर बेटर, लेकिन खुद उसका कमरा जो था वो तो छोटा था, और यदि इतनी सारी तस्वीरें ले जाता तो उसको बहुत जगह चाहिए होती, इसीलिए किताबें ठीक है एक के ऊपर एक रखे या फिर उसे करीने से सजा दे, वो कम जगह लेती है। ऐसे चोर के लिए हम लोगों के मन में रिस्पेक्ट होना चाहिए, है ना।
देयर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। अब आइए सीन पर आते हैं कि टेबल पर एक बाउल रखा हुआ था, उसमें फ्लावर्स रखे हुए थे, बहुत बड़ा सा वो बाउल था, कटोरा था। एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और उसको महसूस हुआ कि उसके नाक में गुदगुदी होने लगी। टिकल होता है गुदगुदी, आप लिख लीजिए, यदि नहीं आ रहा है तब आप इसके मीनिंग के साथ, टिकलिंग गुदगुदी करना, टिकल। लिखिए TICKLE। टिकल। He gave little sneeze and put down his bag. उसको छींक आई, हल्की सी छींक आई, उसने अपना बैग नीचे रखा। He carefully arranged his tools. उसने अपने टूल्स को भी बहुत अच्छे से अरेंज किया। He had 4 hours before the servants return. उसको चूंकि नौकरों के आने में 4 घंटे का वक्त था, जिस हिसाब से सिनेमा 3 घंटे का और आने जाने का जोड़ के, तो 4 घंटे हो रहे इसके पास थे, जिससे भी वो इतना अपना काम करता। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। तिजोरी ऐसी कोई मुश्किल नहीं थी कि नहीं खोली जा सके। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। अब उसके लिए क्या मुश्किल था, वो तो पूरी जिंदगी ताले और तिजोरियों के बीच ही रहा था, वो तो बनाता ही था और तिजोरियां तोड़ता ही था, खोलता ही था। द बर्गलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट। यहाँ तक कि चोरी होने पर बजने वाला अलार्म को कहते हैं बर्गलर अलार्म। बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट। ये जो चोरी होने पर एक बजने वाली जो अलार्म थी, वो भी बड़ा बेकार बना हुआ था, उससे कोई अलार्म निकलने वाला लगता है नहीं था। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर। वो चला गया हॉल में, ताकि वायरिंग जो है, क्योंकि अलार्म बजेगा यदि बिजली रहेगी तब, तो वो इस सब चीज़ का जानकारी तो रखता ही था, उसने तो सारा इलेक्ट्रिक वायरिंग का ही पहले स्टडी कर लिया था। तो पहले वो चला गया हॉल में कि वो तारों को काट सके। He came back and sneezed loudly as the smell of flowers came to him again. और जब वो वापस आया तो पहले तो उसे हल्की सी छींक आई थी, लेकिन अब उसे छींकों का दौरा पड़ने लगा, यानी छींक पर छींक आती गई, क्योंकि अब जो फूलों की गंध थी वो उसकी नाक में उसको फिर से टिकलिंग कर रही थी। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स। उसने सोचा कि लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं जो वैल्यूएबल चीज़ें रखते हैं। होरास थॉट, उसने ऐसा सोचा। ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस। एक मैगजीन में एक आर्टिकल था, वो इसी घर के बारे में बता रहा था। बताइए, जब चोरी करने आएगा तो उसको जानने के लिए क्या है, वो तो मैगजीन उठा के सब पढ़ ही लेगा कि किस कोने में क्या है, और बाकी चीज़ों का सारा डिस्क्रिप्शन इस मैगजीन के इसमें दिया हुआ आर्टिकल में। गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम। उसमें सारा डिटेल दिया हुआ था, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग ये किताब, और कई कमरे जो थे इस हाउस के, सब के बारे में जानने का, उसका पाथ और रूम का डिस्क्रिप्शन सब कुछ दिया हुआ था। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड ए सेफ। और पुस्तक लिखने वाले ने, सॉरी आर्टिकल लिखने वाले ने यह भी मेंशन कर दिया था कि यहाँ पर एक पेंटिंग है, उसके पीछे एक तिजोरी है। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वेयर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। हिंडर मतलब होता है रुकावट पैदा करना, हिंड्रेंस, ठीक है, लिख लीजिए। हिंड्रेंस, रुकावट, अवरोध। HINDRACE, हिंड्रेंस, सॉरी ANC, हिंड्रेंस। चलिए, इस तरह का चोर, इस तरह का मालिक
कहानी के माध्यम से ही हम लोग को पता चल रहा है और हम लोग को अच्छा भी लग रहा है। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वेर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। रुकावट पैदा करना, हिंडर मतलब होता है रोकना, रुकावट पैदा करना। ये उसके साथ आप और वर्ड लिख सकते हैं, स्टॉप या प्रिवेंट। उसे लगा कि फूल जो है वो उससे उसको दिक्कत हो रही है, उसका काम होने में उससे दिक्कत हो रही है उन फूलों से। Before he could think, Horace said, "Hay fever," and found himself sneezing again. और जब तक उसे ये समझ में आता तब तक उसको समझ में आ गया कि हे फीवर का अटैक है, और उसके बाद वो फिर छींकने लगा। द वॉइस वेंट ऑन, ये आवाज़ जो है वो जाती रही। यू आर क्यूट, द वॉइस वेंट ऑन। अब चलिए एक और आवाज़ आने लगी, ये तो स्नीजिंग थी, एक और आवाज़ आने लगी। यू कैन क्योर इट विथ ए स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम एक बड़ा आसान सा ट्रीटमेंट करके इसका तुम इलाज कर सकते हो। यू नो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़, तुमको मालूम है कि जिस प्लांट के पास आने से तुमको ये एलर्जी होती है, जो दिक्कत होती है, आई थिंक यू विड बेटर सी ए डॉक्टर, तब तुम डॉक्टर को ये बता सकते हो। और अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यही सब प्लांट है जिसकी वजह से तुमको एलर्जी होती है, तुम इससे निकल सकते हो। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, यदि तुमको अपने काम में बहुत परफेक्शन चाहिए तो तुमको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कोई भी रुकावट, कोई भी हिंड्रेंस तुम्हारे लिए नहीं हो। I heard you from the top of the house just now. मैंने तुम्हारी आवाज़ अभी सुनी, जो तुम इतना छींक रहे हो, तो मैं तुम्हारी छींक से मैं ऊपर के कमरे में थी और मैं यहाँ चली आई। It was a quite kindly voice, but one with firmness in it. अब उसने देखा, होरेस ने, कि ये एक आवाज़ है बहुत शांत लेकिन बहुत ही दया इसमें था। बट वन विथ फर्मनेस इन इट, इसके अंदर कुछ दृढ़ता भी थी, यानी ये शक्ति भी थी। ए वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक स्त्री जो थी वो दरवाजे पर खड़ी थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, अब शेरी जो है वो कुत्ता, वो उससे अपने शरीर को रगड़ रहा था। नेचुरली वो उसके यहाँ उसकी एक नॉन पर्सन थी। शी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी, वो युवा भी थी और बहुत सुंदर भी थी। एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और लाल कपड़े, लाल ड्रेस उसने पहन रखा था। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर। अब फायर प्लेस पहले बना होता था एक कमरे में ही, एक कोने में आग जलाने के लिए। उस पूरे स्पेस को एक छोटा सा घर जैसा बनाकर, यानी एक ऐसा खाली ब्लैंक जगह रहता था, और अंदर में उसके लकड़ियां जलाने पर सिर्फ उसी एरिया में काली माँ जाती थी, बाकी एरिया में उससे कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो ये एक फायर प्लेस पहले के बंगलों में, पहले के घरों में होता था। मैंने इस फायर प्लेस का डिस्क्रिप्शन दिया क्योंकि अब ये नहीं मिलता है देखने के लिए। तो वह फायर प्लेस तक गई एंड स्ट्रेटेंड दी ऑर्नामेंट्स देयर, और वहाँ पर जाके उसने अपने जो गहने थे उसको उसने सीधा कर दिया। डाउन शेरी, सी सेड, एनी वन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर ए मंथ, उसने गहनों को ही सीधे रख दिया और उसने कहा, शेरी बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई भी सोचेगा कि मैं एक महीने के लिए बाहर गई हूँ। शी स्माइल्ड एट होरेस, होरेस को देखकर मुस्कुराई भी। एंड वेंट ऑन, और उसने कहना जारी रखा, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, अच्छा हुआ कि मैं तुरंत चली आई। दाउ आई डिडंट जोर से जोर से जोर से Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. अब होरेस को एक आशा जग गई, क्योंकि जब वो मिली थी तो वो बहुत स्टार्टल नहीं थी, बहुत चौंकी नहीं थी, बल्कि वो लग रहा था कि उसको देखकर चकित तो थी, लेकिन उसकी आवाज़ में बहुत शांति थी। He might avoid trouble if he treated her the right way. उसको लगा कि यदि इससे वो ढंग से बात करेगा, इस लेडी से, तो हो सकता है इस मुसीबत से वो निकल जाए। He replied,
आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, उसने कहा कि मुझे आशा नहीं थी कि परिवार का भी कोई सदस्य होगा जो यहाँ पर इस चोरी के दरमियान मुझे मिलेगा। शी नॉडेड, उसने सिर हिलाया। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, मुझे लग रहा है कि तुम कितनी दुविधा में पड़ गए होगे मुझे यहाँ देख कर। तो इनकन्वीनियंस वर्ड है, इसको लिख लीजिए। एंटो है इसका कन्वीनियंस और साइनो है कन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस और कन्वीनियंस दोनों ही अपोजिट वर्ड हैं। तो चलिए पहले लिख लीजिए इनकन्वीनियंस यानी असुविधा, हो गया। आई सी वट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, मुझे लगता है कि तुमको भी मुझे देखकर थोड़ी असुविधा हो रही। वट आर यू गोइंग टू डू, तुम कर क्या गए हो? ठीक है, उस महिला ने पूछा।